ओके बच्चों, ये 2002 का सवाल है। पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक मैग्नेटिक फील्ड बी, दो कंपोनेंट होते हैं जो लगातार वैरी करते हैं और उन दोनों के वेरिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे मूव करती है। बेटे मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूँ, पहले ये देखिए। इस पिक्चर में बेटे आपको कुछ क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखिए एक ब्लू वाला ऑसिलेशन है और एक रेड वाला है। इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। जानबूझ के दो प्लेन दिखाया गया है क्योंकि ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं बेटे, ब्लू वाला जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, रेड वाला उसके परपेंडिकुलर में कर रहा है। और ये दोनों ऑसिलेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और बेटे जो ये वाला डायरेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसमें वेव आपको प्रोपोगेट होता हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें एक हम रूल याद रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि बेटे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन दी जाती है वो इस रूल से दी जाती है, एस कैप बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बेटे ये एस कैप क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। और ई कैप क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और बी कैप क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और तीनों में बेटे एक रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बेटे एस कैप को हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं और यही वेव की डायरेक्शन को शो करता है। बेटे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते बेटे, एक और सवाल था इसमें। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। जैसा कि बेटे हम सब लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें वेवलेंथ के रेंज के बेसिस पे उसको कई पार्ट में बांट दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ बताओ। इंफ्रा, अल्ट्रा, गामा और एक्सरे के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले बेटे मैं अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाऊं तो इसमें कुछ इस तरह का होता है बेटे। एक होता है गामा रे, फिर होता है एक्सरे, फिर होता है बेटे अल्ट्रा वायलेट, फिर होता है विजिबल, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर होता है माइक्रोवेव और बेटे लास्ट में होता है रेडियो वेव। बेटे इनको एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक रूल होता है कि जैसे जैसे बेटे इसमें राइट में आप जाओगे ना, जैसे जैसे इधर आप मूव करोगे, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है? सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? गामा का। और सबसे मैक्सिमम किसका होगा? रेडियो वेव का। तो इसका सबसे मैक्सिमम होगा और इसका बेटे सबसे मिनिमम होगा। तो हमें कौन सा ढूंढना था? मिनिमम वाला। तो कौन सा हो जाएगा? गामा रे। यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और सवाल था बेटे 2002 में, चलिए इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले बेटे ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता क्या है। बेटे हमें सरवाइव करने के लिए अपने अर्थ के आसपास एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए बेटे मैंने ये अपना अर्थ बना दिया। अगर आप अर्थ के बारे में बात करेंगे तो बेटे लगभग इसका एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम होता है, ठीक है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता। ये 15 डिग्री सेल्सियस का बेटे टेम्परेचर बनाने के लिए इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, बेटे एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है इसके आसपास। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बेटे बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तब भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी ठीक नहीं है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गैस है कि जैसे कि बेटे CO2 होता है, मीथेन होता है, वाटर वेपर होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, CFC होती है, बहुत सारे गैसेज होते हैं, ठीक है। ओके। बेटे करते क्या है ना कि जब सन से लाइट हमारी अर्थ की तरफ आता है। हम्म जब सन से बेटे लाइट अर्थ की तरफ आता है, जैसे यहाँ बना देता हूँ मैं, मान लो बेटे अपना सन है, लाइट अर्थ हर तरफ एमिट करेगा। यहाँ से जो रेडिएशन अर्थ की तरफ आएगा, अर्थ से कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ यहाँ पे इन गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो बेटे जो गैसों के द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इन रेडिएशन में सबसे ज्यादा बेटे इंफ्रारेड होती है। वही ज्यादा हीट कंटेंट रखता है, वो इसी की वजह से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि ज्यादा अमाउंट में आप बोल सकते हैं वही होता है। तो बेटे ये जो
वाटर वेपर, CO2 या CS4 होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एमिट भी करते रहते हैं, जिससे ये जो हीट रहती है पूरी तरह बाहर नहीं जा पाती एटमॉस्फेयर से, अर्थ में दोबारा वापस आ जाती है, जिससे इसका एक टेम्परेचर पर्टिकुलर बना रहता है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब मुद्दा ये आता है बेटे, अगर इसको हटा दे तो क्या होगा? तो बेटे इस हीट को कोई ट्रैप नहीं कर पाएगा, अर्थ की तरफ रख नहीं पाएगा। ये समझिए ना, ये कुछ ऐसे एक तरह से लेयर बना कर रखते हैं जो हीट को बाहर जाने से रोक देते हैं। ठीक है, जिससे अपना टेम्परेचर बना रहता है, सर्वाइव करना आसान ईजी रहता है। बेटे अगर इसको हटा दोगे ना, तो अनुमान ये है, अगर यार सारी एटमॉस्फेयर हट जाए तो अर्थ का टेम्परेचर लगभग माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस पे। इवन बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तब भी दिक्कत है, क्योंकि तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो भी दिक्कत। इसलिए बेटे हमारे लिए सवाल इतना डिटेल में नहीं था, बोला था कि कौन सी गैस, तो बेटे वो इंफ्रारेड होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंपॉर्टेंट प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि इसी को बेटे हीट वेव बोलते हैं या इसी को हीट रेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप आंसर किसको कर देंगे? इंफ्रारेड का। ओके, थैंक यू।